बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 19 है और आज आपका टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज़्म। ये आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये एक किस्म का इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है? इन विच ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर एक कंट्रोल करने वाला जो मैकेनिज्म होता है, इट इज़ इट सेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, कोई प्रोसेस चल रहा हो, कोई रिएक्शन चल रहा हो और उस प्रोसेस में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उसी रिएक्शन को, उसी प्रोसेस को कंट्रोल करने लगे तो उसको आप कहते हो फीडबैक मैकेनिज्म। प्रोडक्ट उसी प्रोसेस को क्या करें, कंट्रोल करें, तो आप कहते हो फीडबैक मैकेनिज्म। सो द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, ये तो होगी बेटा इसकी डेफिनेशन के जो प्रोडक्ट होंगे उस रिएक्शन के, वही प्रोडक्ट क्या करेंगे, उसी मैकेनिज्म को, उसी प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन टू अपोजिंग सिस्टम्स आर नीडेड। अगर हमारे जिस्म ने ठीक तरीके से काम करना है तो हमारे जिस्म के अंदर दो अपोजिंग, दो मुखालिफ सिस्टम्स होने चाहिए। इफ़ देयर आर एक्सेलरेटर देयर मस्ट बी इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर आपके जिस्म ने प्रॉपर काम करना है तो दो अपोजिंग सिस्टम्स होने चाहिए। अगर हमारे जिस्म में एक्सेलरेटर मौजूद हों तो साथ इनहिबिटर भी मौजूद होने चाहिए। एक्सेलरेटर वो होते हैं जो रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इनहिबिटर कम करते हैं। अगर एक्सेलरेटर है तो हमारे जिस्म में इनहिबिटर भी मौजूद होने चाहिए। इफ़ वन हार्मोन इन द बॉडी प्रोमोट और स्टिमुलेट द रिएक्शन, अगर हमारे जिस्म में एक हार्मोन है और वो क्या करता है, वो प्रोमोट करता है या स्टिमुलेट करता है रिएक्शन को। ठीक है, अगर हमारे जिस्म में एक हार्मोन हो और वो रिएक्शन को प्रोमोट करे या स्टिमुलेट करे तो दूसरा हार्मोन भी होना चाहिए। सो अनदर हार्मोन वुड बी चेकिंग द सेम। तो दूसरा हार्मोन हो जो कि क्या करे, उस रिएक्शन को चेक करने वाला हो। और अगर वो हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो, वो रिएक्शन तेज़ हो जाए, ठीक है, तो दूसरा हार्मोन भी होना चाहिए जो उस रिएक्शन को चेक करने वाला हो। लाइक रिएक्शन अगर तेज़ हो जाएगा तो दूसरा हार्मोन उसको चेक करेगा और उसको डिक्रीज़ करेगा। सो याद रखें, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे जिस्म में दो अपोजिंग सिस्टम होने चाहिए। अगर एक्सेलरेटर है तो इनहिबिटर भी मौजूद होने चाहिए, तब प्रॉपर काम होगा। इसी तरह अगर एक हार्मोन है वो एक रिएक्शन को स्टिमुलेट या प्रमोट करता है तो दूसरा हार्मोन होना चाहिए वो इस रिएक्शन को चेक करे, और अगर ये रिएक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसको इनहिबिट करे या डिक्रीज़ करे। So in the body interaction is mainly maintained due to feedback mechanism. So हमारे जिस्म में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उनको बेसिकली कौन मेंटेन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म उनको मेंटेन करता है। इन दिस वे कंसंट्रेशन ऑफ द सिक्रीशंस इज इटसेल्फ कंट्रोल। इस तरह जो सिक्रीशन की कंसंट्रेशन होती है उनको कंट्रोल किया जाता है, बिकॉज सर्टेन इंफॉर्मेशन इज़ पास टू द सोर्स, क्योंकि कुछ मालूमात दोबारा सोर्स के पास पहुंचती है। और इन अदर वर्ड इज़ फेड बैक, दूसरे लफ्ज़ों में वो फेड बैक हो जाती है, सो दैट द आउटपुट ऑफ द सिक्रीशन इज़ एडजस्टेड, ताकि वो सिक्रीशन का जो आउटपुट है वो एडजस्ट हो अकॉर्डिंगली। लाइक एक पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है, और अगर इंसुलिन की मिकदार, अगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाए तो फिर इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया जाता है। तो क्या है कि इन दिस वे कंसंट्रेशन ऑफ द सिक्रीशन इज इट सेल्फ कंट्रोल्ड। इस तरह सिक्रीशन की जो मिकदार है उसको कंट्रोल किया जाता है, बिकॉज सर्टेन इंफॉर्मेशन इज पास टू द सोर्स, और इन अदर वर्ड इज फेड बैक। तो कुछ मालूमात होती हैं जो दोबारा फेड बैक हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं किसके पास, ग्लैंड के पास, सोर्स के पास, सो दैट द आउटपुट ऑफ द सिक्रीशन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ताकि जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक सिक्रीशन को क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जिस्म की एक्टिविटी या जिस्म के काम के लिहाज से। The interaction between pituitary and other endocrine glands over which
it exerts control is an example of feedback mechanism and this mechanism is very common in living systems। याद रखिएगा बच्चों, ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, और इसका दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो किस में आता है, फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जो इंटरेक्शन है, जिनके ऊपर ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड उनको उनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की मिसाल है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बड़ा कॉमन है जो हमारे लिविंग सिस्टम्स होते हैं। फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड। अब हम फीडबैक मैकेनिज्म की क्या देते हैं बच्चों, एग्जांपल्स देते हैं। मैं हल्का फुल्का आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। तो फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आउटपुट बनते हैं और वो आउटपुट, वो प्रोडक्ट उसी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं बच्चों। ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है और एक नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसमें जो बनने वाले आउटपुट हैं, इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो उस रिएक्शन को डिक्रीज करता है, उस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, उसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उसमें बनने वाले जो आउटपुट हैं वो उसी रिएक्शन को और तेज़ कर देते हैं। तो दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और बाकी आपने देख लिया है, ठीक है, कि अगर जिसमें प्रॉपर काम करना हो, एक्सेलेरेटर और इनहिबिटर होने चाहिए। अगर एक हार्मोन है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिएक्शन को, तो दूसरा उसको चेक करे और इनहिबिट करे। और हमारे जिसमें जितने भी मतलब काम होते हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कि किस तरह ये दूसरे ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, वो भी फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल करता है। अब हम फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल देखेंगे और थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को देखेंगे। किसके फंक्शन को, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को देख के हम फीडबैक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बच्चों। ये सबसे ऊपर मौजूद है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस जो है वो लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी कराता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कराता है। सो ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड भी होते हैं, लिहाजा इन सेल्स को न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और उसके बाद न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं और उसके बाद आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलते होते हैं, ठीक है, और ये ब्लड में जाते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी सेल से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, वो ब्लड में जाते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की है। उसके 3 लोब्स होते हैं, एक पोस्टीरियर लोब होता है, एक मीडियन लोब होता है और एक एंटीरियर लोब होता है। सो ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड में ट्रेवल करके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुँचते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। सो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी से एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जिसको आपने TSH का नाम दिया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर होता है थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रॉपिन या थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर वो यहाँ से निकलेगा और इधर एक्ट करेगा। ये क्या खारिज करेगा, TSH खारिज करेगा। TSH ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके, नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ये जो आपकी नेक में पड़ा हुआ है, बिलो द लेरिंग्स पड़ा हुआ है, थायराइड ग्लैंड है। तो TSH आके एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, जिसके रिस्पांस में थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रेशन T4 यानी कि थायरॉक्सिन बनाएगा और T3 भी बनाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपने इसको देखना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट। इन 5 पॉइंट्स को आपने देखना है, डायग्राम लाजमी करनी है और इसके नीचे जो 5 पॉइंट्स हैं उनको इस तरह लेबल करना है और फिर उन हर पॉइंट की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। पहले मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ, फिर बाद में रीड कर लेते हैं कि ये स्टिमुलस क्या होगा। सबसे पहले कोल्ड या स्ट्रेस होगी, कोल्ड या स्ट्रेस, तो उस दौरान न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। कोल्ड या स्ट्रेस क्या करेगी, हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को एक्टिव करेगी, स्टिमुलेट करेगी, जिसके रेस्पॉन्स में उससे थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। उससे क्या निकलेगा, थायरोट्रॉपिन
रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे अमल करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या खारिज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके कहाँ अमल करेगा, थायराइड ग्लैंड पे अमल करेगा और थायराइड ग्लैंड क्या बनाएगा, थायरॉक्सिन बनाएगा और थायरॉक्सिन का काम बच्चों को पता है कि क्या बच्चों कि थायरॉक्सिन जो होता है ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, ठीक है, ये आपके केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट को तेज़ कर देता है, चीज़ों की ब्रेक डाउन करता है। सो उसके दौरान हीट पैदा होती है और आपका टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज़ करेगा। सो थायरॉक्सिन अपना काम करके आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। हालांकि हुआ क्या था, कोल्ड की वजह से सारा सिस्टम चला था और थायरॉक्सिन इंक्रीज़ हुई थी। अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है, और थायरॉक्सिन भी बढ़ चुका है। अब पैगाम सीधा जाएगा, एक पैगाम जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, एक पैगाम जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास पैगाम जाएगा कि हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद थायरॉक्सिन भी T4 भी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो चुकी है। सो टेम्परेचर इंक्रीज़ है, थायरॉक्सिन T4 भी इंक्रीज़ हो चुका है ब्लड में। सो हाइपोथैलेमस आप रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन इनहिबिट कर दो, रिलीजिंग हार्मोन अब खारिज ना करो क्योंकि जो तुमने काम करना था वो कर लिया है, टेम्परेचर भी बढ़ चुका है और T4 भी बढ़ चुका है, लिहाजा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, इनको इनहिबिट किया जाएगा कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल रिलीजिंग हार्मोन खारिज ना करें। एक पैगाम हाइपोथैलेमस के पास आएगा और ये भी नेगेटिव होगा कि सिक्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रेस सिचुएशन ओवरकम हो चुकी है, लिहाजा आप अब रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट कर दो। इसी तरह एक पैगाम किधर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी पैगाम पहुंचेगा और ये भी नेगेटिव फीडबैक होगा। मतलब ये कहेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है और ब्लड के अंदर T4 थायरॉक्सिन भी क्या है, ज़्यादा है, तो आप एंटीरियर पिट्यूटरी आप TSH खारिज ना करो, अब TSH की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है, थायरॉक्सिन भी ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा आप TSH ना बनाएं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये बच्चों आपने देखा, पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, low body temperature or stress stimulates neurosecretory cells of hypothalamus whose releasing hormone trigger the release of, दूसरे नंबर पे थायराइड ग्लैंड whose releasing hormone क्या करता है, ट्रिगर द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। इन टू पॉइंट्स को देखें। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लो बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड का मतलब क्या होता है, लो बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस स्टिमुलेट द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस एंड हुज रिलीजिंग हार्मोन, हुज इनको कोल्ड और स्ट्रेस ने आके स्टिमुलेट किया, ठीक है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया। जिनका जो रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, वो सीधा यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ जाता है और वहाँ से क्या खारिज करवाता है, TSH खारिज करवाता है। क्या खारिज करवाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके खारिज करवाता है, यहाँ से आके TSH खारिज कराता है। अब TSH देन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। अब TSH सीधा इधर बनेगा और नीचे आके थायराइड ग्लैंड पे अमल करेगा। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या बनाओ, तीसरे नंबर पे थायरॉक्सिन बनाओ। चौथे नंबर पे थायरॉक्सिन बन जाती है, वो क्या करती है, थायरॉक्सिन काजेज इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट बॉडी सेल जनरेटिंग ATP एनर्जी एंड हीट। अब ये जो थायरॉक्सिन बनी है बच्चों, ये आपके जिस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और ATP बनाती है और साथ हीट भी बनती है। बोथ रेज बॉडी टेम्परेचर, हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और थायरॉक्सिन भी खून के अंदर ज़्यादा है। सो हायर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, इनहिबिट द रिलीजिंग हार्मोन सेल्स एंड TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी। सो अब क्या होगा, थायरॉक्सिन अपना जब काम कर लेगी तो फिर अब दो चीज़ें हैं, एक खून के अंदर थायरॉक्सिन ज़्यादा है और एक बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो चुका है। सो हायर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बोथ
एक तो इनिबिट करेंगे न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस को कि अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस आप रिलीजिंग हार्मोन खारिज ना करो, और एक और पैगाम एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, स्ट्रेस सिचुएशन कोल्ड भी खत्म हो चुकी है और थैराक्सिन भी ब्लड में अब नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा एंटीरियर पिट्यूटरी तुम TSH खारिज ना करो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। और कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है बच्चों? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये बच्चों आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था द फीडबैक मैकेनिज्म, और जिसमें आपने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा और उसमें किसके एग्जांपल देखी आपने? थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।